नमस्ते बच्चों, अब सेक्शन मैथ क्लासेस में स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे थे अभी तक, जो पिछले वीडियो देख रहे थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम बात करेंगे लगभग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सारी समस्याओं को हमने बता दिया है। उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जो बताएं। अगर ऑफलाइन संपर्क करना चाहते हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन जो हमारी बैचेस चलते हैं वो सुबह एक मॉर्निंग में है 6 बजे से 6 AM से 7 AM तक है। 7 AM तक सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 है। और जो शाम को बैच चलता है वो 3 PM से 4 PM है। ये आपके बैच हैं हाई स्कूल क्लास के। तो 6 से 7 और 3 से 4, ये 6 से 7 मॉर्निंग में है और 3 से 4 इवनिंग में है। क्लियर हुआ? तो आप इसमें कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन बैच में, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं तो 77 86 042 999 व्हाट्सएप नंबर है। और कॉलिंग नंबर जो है वो है 630 740 55 और 65। ये कॉलिंग नंबर है, नोट कर लीजिए इन्हें। और कोई समस्या हो तो आप मुझे किसी भी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं। इस समय मैं ऑफलाइन जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उसमें अनसॉल्व्ड में पढ़ा रहा हूँ। करीब दो बार बुक खत्म करने के बाद एक बार रिवीजन हुआ और उसके बाद अब अनसॉल्व्ड चालू हो गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हम बात कर रहे थे। जो अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसकी आज हम जिसकी क्लास देखेंगे वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो पहले तो हम ये जान लें कि ये होता क्या है। द्विघात समीकरण कहा गया है द्विघात, द्वि का मतलब दो और घात का मतलब घात। ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 हो वे द्विघात बहुपद कहलाते हैं। क्लियर हो गया? द्विघात बहुपद आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इस तरीके से पढ़े हैं। वो बहुपद की घात भी पढ़ी होगी। तो जैसे कोई क्वेश्चन लिखा होता था कि x की घात 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x की घात 4, इस तरीके से बहुपद लिखा होता था। और पूछता था बहुपद की घात बताइए, तो आप जानते थे उसमें बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती थी वो बहुपद की घात मानी जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो घात लगी हुई है वो है 5, इसलिए जो बहुपद की घात होगी वो 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो बहुपद की घात हो जाएगी 5। तो इसी प्रकार से द्विघात का मतलब बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होगी। क्लियर हो गया? उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर एक शब्द आया, जैसे अभी तक बात करें कहेंगे हम जो हमारे मुझे शब्द निकल रहे हैं उसमें कभी कभी आता है द्विघात बहुपद और कभी कभी आता है द्विघात समीकरण। तो बहुपद जो है आपका वो इस तरीके से लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसे कहा जाएगा, इसे जो कहेंगे वो होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगर इसी चीज को हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखना चाहें, द्विघात समीकरण, तो वो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब समीकरण का मतलब वो पद जिसमें LHS और RHS दोनों पक्ष हैं तो वो समीकरण कहा जाएगा। क्लियर हुआ? ये समीकरण है और ये बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही पक्ष है, एक ही पक्ष है। वो अलग बात है कि 3 पदों में दिखा हुआ है, वो अलग बात है। ये त्रिपदीय है, त्रिपदीय जिसमें 3 पद होंगे वो त्रिपदीय। ये त्रिपदीय अगर पदों की बात करें ये त्रिपदीय है। और अगर देखा जाए तो ये द्विघात बहुपद है, 2 घात है इसकी जो अधिकतम घात लगी है x पर, क्योंकि ये जो बहुपद है ये x के रूप में लिखा है, तो जो घात उसमें सबसे बड़ी होगी उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से जो पद लिखा जाएगा वो बहुपद कहलाएगा। और जिसके बराबर में कुछ संख्या, कोई जरूरी नहीं है 0 ही लिखा हो, या कोई भी अचर संख्या भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जो बन जाएगा, ऐसा बहुपद की तरीके बराबर 0 लगा के जो बनाएंगे उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। तो आप समझ गए होंगे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण क्या होते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो द्विघात की मानक समीकरण है वो क्या होती है। द्विघात की मानक समीकरण, मानक समीकरण, मानक समीकरण कह लें या फिर व्यापक समीकरण कह लें, और होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0।
ये होता है मानक समीकरण, जिस यहाँ पर a जो है a ये है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, और b जो है ये है x का गुणांक, और जो c है इसे कहते हैं अचर पद। है तो ये भी अचर, a b c तीनों अचर हैं, लेकिन अचर होने के साथ साथ ये a जो है ये x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c जो है वो अचर पद है। क्लियर हो गया? तो आप जान गए होंगे a b c क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विविक्तकार की, कि विविक्तकार होता क्या है। क्लियर हुआ? किसी भी समीकरण के क्या कह लें, प्रकृति कह लें या गुण जानने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं वो विविक्तकार ही कहलाता है। उसी के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि समीकरण हल होगी या फिर नहीं होगी। अगर और बात करें तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, वो परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे, या पूर्ण वर्ग संख्या में होंगे, या फिर समिश्र संख्या में होंगे। समिश्र संख्या की भी हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि समिश्र संख्या आपके कोर्स में नहीं है, ये आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगी, फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लास में, तो उसमें ज्यादा डिस्कस होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें बात करते हैं वो किस प्रकार के होंगे। ये सब विविक्तकार के माध्यम से हम जान पाएंगे। तो विविक्तकार निकालते कैसे हैं वो देख लेंगे जरा फार्मूला, कि विविक्तकार, और विविक्तकार को d से लिखा जाता है, कैपिटल D से, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देता है, एक समीकरण द्विघात दे दी और कहता है समीकरण का विविक्तकार बताइए। तो समीकरण को पहले जो मानक समीकरण है हम उससे तुलना करेंगे। जैसे हम बात करें समीकरण की एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लेते हैं समीकरण दी है 6x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0, इस तरीके से दिया गया है। क्लियर हुआ? एक समीकरण को ही मानना है हमें, समीकरण मान ली, तो हम इसकी अगर तुलना करें, अगर इससे हम तुलना करें इस समीकरण से, तो a बराबर यहाँ पर 6 है, b बराबर 4 है, और c बराबर 5 माइनस का कर लेते हैं, c बराबर जो है वो -5 है। क्लियर हो गया? c बराबर -5 हो जाएगा। तो विविक्तकार जो d बराबर होगा वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान लगाएंगे d बराबर b का मान है 4, तो 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान है 6 और इंटू c का मान है -5। क्लियर हो गया? तो d बराबर ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 5 चक्कू 20 हो गया, 20 छक्का 120 हो गया, तो d बराबर हो जाएगा 136। क्लियर हो गया? इस प्रकार से हम समीकरण का विविक्तकार ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो आप जान गए होंगे विविक्तकार किस प्रकार से निकाला जाता है। अच्छा, अब विविक्तकार के 3 प्रकार से लेते हुए 3 पॉइंट्स हैं जिससे हम जान पाएंगे समीकरण की प्रकृति के बारे में। तो पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट कि यदि d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब कि d का मान 0 से बड़ा है। मतलब आप जानते हैं इस चिन्ह के बारे में, ये चिन्ह कोई लोग बोलते हैं 2 है, एक ये चिन्ह है और दूसरा ये चिन्ह है, जबकि ये दोनों चिन्ह हैं, ये दोनों एक ही चिन्ह है। बस अंतर इस चीज का है, जो संख्या बड़ी होती है, जैसे मान ले 5 और 2, ये 2 संख्याएं हैं, तो 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि मतलब ये है कि जिधर मुंह खुला हो या जिधर संख्या बड़ी हो उधर मुंह फैलेगा। मतलब ये बड़ा पेटू आदमी है, हमारी तरह बहुत पेटू आदमी है, बहुत ज्यादा चीज खाता है। तो कहने का मतलब बड़ी चीज को खाएगा, और बड़ी चीज को खाने का मतलब जिधर ज्यादा चीज होगी उधर मुंह फैलाएगा आकर के। तो ज्यादा इधर 5 ज्यादा है तो 5 की तरफ मुंह फैला दिया। अगर यही चीज हम आगे पीछे कर दे, 2 इधर कर दे 5 इधर कर दे, तो ये देखिए उधर मुंह फैला है 5 की तरफ। तो कहने का मतलब आप देख रहे होंगे 2 चिन्ह हो गए, एक इस तरफ मुंह फैला, एक उस तरफ, लेकिन फैलाए किधर है? बड़ी संख्या की तरफ। तो बड़ी संख्या की तरफ मुंह फैलाएगा और छोटी संख्या की तरफ मुंह बंद रखेगा। क्लियर हुआ? तो ये चिन्ह 2 नहीं है, एक ही है, और जिधर बड़ी संख्या होगी उस तरफ उसका मुंह खुलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कहेंगे d इज ग्रेटर देन 0, और d 0 से बड़ा है, इसका मतलब हुआ d जो है वो 0 से बड़ा है। तो आपने संख्या रेखा पे पढ़ी होंगी, संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, इधर की जो संख्या है 1 2 3
ये 4, ये सब प्लस वाली इधर की है पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है। इधर की क्या होता है -1, -2, -3, तो मतलब इधर की जो संख्या है ये सब निगेटिव है। इधर की जो होती है ये सब जितनी भी है 0 से छोटी है, और इधर की जितनी भी है ये वाली ये सब 0 से बड़ी। तो मतलब जितनी भी प्लस की संख्या है वो सब 0 से बड़ी, माइनस की संख्या है 0 से छोटी। ठीक है, छोटा बड़ा जान गए, छोटा बड़ा तो आता ही होगा, कक्षा 1-2 में पढ़ा होगा। चलो यहाँ छोटा बड़ा नहीं सिखा रहे थे, बड़ा छोटा भी बता रहे थे। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे d इज ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 से बड़ा होने का मतलब अर्थात d का मान धनात्मक हो। अगर d का मान धनात्मक, जैसा अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल में d का मान 136 आया, 136 का मतलब प्लस का आया, मतलब धनात्मक मान आया, तो ऐसा ही होगा। d का मान धनात्मक हो तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगी। वास्तविक तथा असमान होंगे, मतलब इस वास्तविक शब्द से केवल मतलब इस चीज से है कि हम समीकरणों को हल कर सकते हैं, समीकरण हल हो जाएंगी, और हल होने के बाद जो दो मान अरे बात करें दो मान की, भाई द्विघात पढ़ रहे, जितनी आप नहीं जानते द्विघात, घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब ये होता है कि अगर जिस बहुपद या जिस समीकरण की जितनी भी घात है उसके उतने ही मान आएंगे। अब यहाँ पर यक्ष पर अधिकतम घात 2 है, मतलब इसमें यक्ष के 2 मान आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। 3 घात कर दिए जाए तो यक्ष के 3 मान आएंगे, 4 घात होगी तो यक्ष के 4 मान होंगे। क्लियर हुआ? अगर एक घात हो, एक घात का मतलब रैखिक कही जाती है, और रैखिक में हमेशा एक ही मान आता है। क्लियर हो गया? तो जो दोनों मान आएंगे, दोनों मान अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे, उसे कहेंगे असमान। मतलब समान का मतलब बराबर, और आ लगा दिया, असमान विलोम पढ़ा होगा हिंदी में आपने, समान का उल्टा असमान, मतलब बराबर नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, यदि d बराबर 0, अगर d का मान 0 आ जाए, d का मान 0, मतलब वियुक्त कार्य निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac से abc के मान लगाए और कट पिट के सब 0 हो जाए, मतलब d बराबर 0 आ जाए, तो क्या कहेंगे? तो अगर 0 आएगा तो लिखेंगे तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगी। वास्तविक तथा समान होंगे। क्लियर हो गया? अगर d का मान 0 है तो समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक होंगे। मूल का मतलब मान से है, मूल कह लें या शून्य भी कह सकते हैं कि d बराबर अगर 0 है तो मूल वास्तविक, मतलब समीकरणों को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, और जो दोनों मान होंगे वो दोनों बराबर बराबर होंगे। और ऐसी जो भी समीकरणें होती हैं वो अपने आप में पूर्ण वर्ग होती हैं। क्लियर? याद रखना, वो हमेशा पूर्ण वर्ग समीकरण ही होती हैं। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है, यदि d इज लेस देन 0, मतलब d का मान 0 से कम, 0 से कम कौन सी होती है? जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं, मतलब d का मान ऋणात्मक हो, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात d का मान ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगी। काल्पनिक कह सकते हैं या परिभाषित कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, मतलब ऐसे मानों को हम, ऐसे समीकरणों को हम हल नहीं कर सकते। जब हल ही नहीं होंगी तो मान कहाँ से निकलेंगे? और ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए आपको कक्षा 11 और 12 के क्लासों में पढ़ना मिलेगा, जहाँ पर समिश्र संख्या, वहाँ माइनस, चूंकि -1 बराबर आई स्क्वायर होता है, तो आई स्क्वायर का प्रयोग करके हम समीकरणों को हल करते हैं वहाँ पर। लेकिन आपके कोर्स में ऐसा नहीं है तो इसको हम अभी ध्यान नहीं देंगे, बस इतना जान लेंगे कि डी का मान 0 से कम है, 0 से कम होगा
तो मतलब डी का मान ऋणात्मक होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पर वास्तविक शब्द 2 बार आया था दोनों में, यहाँ पर आया काल्पनिक, या पहले वास्तविक नहीं होंगे मतलब समीकरणों को हल नहीं किया जाएगा और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट ये तीनों पॉइंट। फटाफट नोट कर लीजिए। तो कुछ आप जानते हैं समीकरणें कुछ जो होती हैं बहुत आसानी से हल हो जाती हैं। गुणनखंड विधि है हल करने के लिए, गुणनखंड विधि। और अगर कुछ समीकरणें देखा होगा कभी कभी हल नहीं होती हैं, जैसे अभी हम एक यहाँ पर समीकरण हमने लिख दिया था कि समीकरण लिखा था 6x स्क्वायर समथिंग कुछ ऐसा ही था, 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, कुछ ऐसा समीकरण लिख दिया था। तो 6 पंचे 30 और 30 के गुणनखंड भी कुछ भी करें तो 4 नहीं आ पाएगा वहां पर। क्लियर हुआ? तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए हम जो सूत्र का प्रयोग करते हैं, कुछ समीकरण सिंपल हल हो जाती है, कुछ नहीं हल होती है, तो उनके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं और वो सूत्र कहा जाता है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र। इसे एक तरह से कह लें कि ये समीकरण को हल करने का ब्रह्मास्त्र है, मतलब कैसी भी समीकरण हो हल हो जाएगी, चाहे जो भी समीकरण हो। और लिखते क्या है, अगर समीकरण मानक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2e। ये होगा द्विघात सूत्र, जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।